तीनों ही राजकुमार गुरु दक्षिणा देने के लिए जंगलों की ओर निकल गए थे। तीनों ही घोड़े पर सवार थे। सम्राट बोला, तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं थी। मैं अकेला ही उन अम्मा बार बार नींद से जाग रहा है, सर्दी खांसी अभी भी है। रात भर राहत के लिए विक्स लगाओ। इसमें है कुदरती तत्व जैसे कपूर और नीलगिरी तेल। लल्ला लल्ला लोरी, विक्स लगाना है जरूरी, सर्दी खांसी जाएगी, रात भर राहत आएगी। विक्स वेपोरब। सुंदरियों को बचा कर ले आता। तभी अखंड बोला, हाँ, जानते हैं कि आप अकेले ही उन राजकुमारियों के सामने योद्धा बनना चाहते हैं। सम्राट के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। वह बोला, अच्छा अखंड, तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद आएगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। अखंड ने हंसकर कहा, मुझे विवाह ही नहीं करना, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी ही ठीक हूं। अखंड ने फिर विराज की ओर देखकर कहा, तुम बताओ विराज, अगर तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद आई तो क्या करोगे? विराज बोला, हम तो गरुड़ कबीले के निवासी हैं, हमारी शादी राजकुमारियों से नहीं होगी। कोई भी महाराज अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ नहीं करेगा। अखंड बोला, क्यों? तुम तो बहुत शूरवीर हो, फिर कोई महाराज तुमसे अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं करेगा? सम्राट बोला, बताया तो विराज ने, हम गरुड़ कबीले के निवासी हैं, हमारी शादी गरुड़ कबीले में ही होती है, राजकुमारियों से नहीं। अखंड बोला, सम्राट, अगर कभी भविष्य में तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद आ गई तब तुम क्या करोगे? सम्राट बोला, मुझे कोई राजकुमारी पसंद आ ही नहीं सकती। अखंड बोला, फिर भी मान लो तुम्हें किसी आम लड़की से प्रेम हो गया और फिर पता चला कि वह लड़की तो किसी राज्य की राजकुमारी है, तो क्या अपना प्रेम त्याग दोगे या फिर उस लड़की को उठाकर हमेशा के लिए गरुड़ कबीले में ले आओगे? सम्राट ने अपने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और घोड़ा दौड़ाते हुए बोला, इतनी दूर का मैं नहीं सोचता। विराज और अखंड दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने घोड़े को दौड़ा दिया। तीनों घोड़े जंगल के नजदीक पहुंच चुके थे। सम्राट घोड़े से उतरते हुए बोला, लगता है इससे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि जंगल के अंदर घोड़े ले जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अखंड और विराज भी घोड़े से उतर गए। तीनों ने ही अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और तभी उन्होंने देखा कि एक और आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। सम्राट ने विराज और अखंड की ओर देखा। दोनों ने कंधे उचका दिए, क्योंकि दोनों ही नहीं जानते थे कि वह आदमी कौन है। सम्राट ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, सिर पर पगड़ी लिपटी हुई थी, एक तलवार उसके हाथ में थी। सम्राट कुछ कदम की दूरी तय करके उस आदमी के पास गया और बोला, बंधु, आप कौन हैं? उस आदमी ने सम्राट को देखा और कुछ देर तक सम्राट को ही देखता रहा, फिर बोला, मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार देवेंद्र हूं। आप कौन हैं? सम्राट बोला, मैं गरुड़ हूं और ये दोनों मेरे भाई। देवेंद्र ने कहा, यहां क्या कर रहे हो? देखकर लगता है अभी गुरुकुल से निकले हो, तो जाओ, अपने घर जाओ। सम्राट बोला, देखकर तो आपको भी लगता है कि उम्र तो आपकी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप भी यहां हो ना। देवेंद्र ने कहा, मैं यहां उस राक्षस से राजकुमारी को बचाने आया हूं। सम्राट बोला, इच्छा तो हमारी भी कुछ ऐसी ही है, चलो साथ में मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। देवेंद्र ने हां में गर्दन हिलाई और चारों ही जंगल के अंदर आ गए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर आ रहे थे, वैसे वैसे रोशनी कम होती जा रही थी। जंगल में पेड़ इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी जमीन को भी नहीं छू पा रही थी। माहौल काफी डरावना भी था। सबसे आगे सम्राट अपनी तलवार लेकर चल रहा था, उसके पीछे देवेंद्र, फिर विराज और फिर अखंड। अखंड बोला, सम्राट, सच में काफी डरावना जंगल है। सम्राट ने कहा, हाँ, और जिससे लड़ने जा रहे हैं वह ज्यादा डरावना है। पता नहीं है भी या नहीं, कहीं अफवाह तो नहीं, लोगों ने सिर्फ फैला रखी हो। देवेंद्र बोला, ऐसा नहीं है सम्राट, राक्षस तो है, मेरी आंखों के सामने उसने एक राजकुमारी का अपहरण किया है। सम्राट बोला, राक्षस दिखने में कैसा है? देवेंद्र ने कहा, राक्षस अपहरण नहीं करता, बल्कि उसने अपने कुछ सेवक रखे हुए हैं, वह सेवक ही अपहरण करते हैं। सम्राट बोला, उन सेवकों की पहचान क्या है? देवेंद्र ने कहा, वह सब
काले रंग के वस्त्र पहनते हैं। उनका चेहरा दिखाई नहीं देता। उनके हाथों में बस तलवार दिखाई देती है और वह तलवारबाजी में निपुण है। अगर हल्का सा भी निशाना छूका तो वह सामने वाले की गर्दन काट देते हैं। सम्राट बोला, देवेंद्र, तुम्हें तो बहुत सारी जानकारी है। क्या तुम पहले भी राक्षस के सेवकों से भिड़े हो? देवेंद्र बोला, हाँ, 2 आदमी से भिड़ा हूं। पलक झपकते ही गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेरे सामने ही उसने मेरे 3 सैनिकों की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। विराट तो थोड़ा सा घबरा गया, वहीं अखंड, उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। जबकि सम्राट, वह और ज्यादा सतर्क हो गया। चलते चलते काफी देर हो गई थी। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सम्राट बोला, हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। सुबह उठकर उन राजकुमारियों को ढूंढेंगे। सबने सम्राट की बात को मान लिया और जंगल के पास एक जगह देखकर सब वहीं बैठ गए। बीच में थोड़ी सी आग जलाई। तभी अखंड एक पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़कर नीचे लाया। उसने एक सेब सम्राट की ओर फेंका और दूसरा विराज की ओर और एक देवेंद्र की ओर, लेकिन देवेंद्र उसे पकड़ नहीं पाया। अखंड ने हंसकर कहा, लगता है राजकुमार देवेंद्र को बॉल पकड़नी नहीं आई। देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, हम बचपन में कभी खेल खेलते ही नहीं थे, हमेशा तीर और तलवारों से ही खेला करते थे। अखंड देवेंद्र के पास बैठ गया, बिल्कुल सटकर। देवेंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। वह उठकर दूसरे पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। अखंड बोला, क्यों भाई, मेरे अंदर से बदबू आ रही है? मैं भी सिकंदर और कलावती का बेटा हूँ, विजयगढ़ के सेनापति का बेटा। देवेंद्र बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने अपने हाथ में फल को देखा जिसमें हल्का सा कालापन था। देवेंद्र ने अचानक से कहा, इन फल को कोई नहीं खाएगा। सम्राट और विराज के हाथ रुक गए। दोनों ही हैरानी से देवेंद्र को देख रहे थे। देवेंद्र बोला, मैंने कहा ना, इन फल को कोई नहीं खाएगा। तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ एक भी पक्षी नहीं है, एक भी जानवर नहीं है। इतने बड़े जंगल में कोई जीव जंतु नहीं। क्या तुम्हें यह बात विचित्र नहीं लगती? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। देवेंद्र ने कहा, जब तक हम यहाँ हैं, न कहीं पानी पिएंगे न कहीं कुछ खाएंगे। सम्राट ने उस सेब को उलट पलट कर देखा और बोला, राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेब तो बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र बोला, अभी दिखाता हूँ, रुको। इतना कहकर देवेंद्र ने वह सेब आग के पास रख दिया। जैसे जैसे आग की लपटें लग रही थीं, वैसे वैसे वह सेब काला पड़ गया और देखते ही देखते उसमें लाल रंग का पदार्थ निकला। उसे देखकर तीनों ही हैरान हो गए। तीनों ने पहली बार ऐसा नजारा देखा था। देवेंद्र ने कहा, यह जंगल जंगल नहीं, मायावी जंगल है। ऐसा नहीं है कि राजकुमारियों को बचाने के लिए राजाओं ने अपनी सेना नहीं भेजी थी। यह जंगल इतना खतरनाक है कि पूरी की पूरी सेना निगल जाता है। इसीलिए यहाँ सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहाँ भूत प्रेत का भी साया हो। तीनों ही ने अपना सलाइवा निगल लिया। विराज ने धीरे से कहा, जिंदा इंसान से तो लड़ सकते हैं यार, लेकिन मरे हुओं से कैसे लड़ेंगे? वहीं अखंड, वह तो सम्राट के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, मुझे लगता है रणविजय सही कह रहा था। आचार्य को गाय, भैंस, घोड़ा, जमीन, गेहूं दक्षिणा में दे देते। सम्राट ने अपने दोनों भाइयों को देखा, क्योंकि वह अखंड को भी अपना भाई ही समझता था। फिर बोला, अगर डर लग रहा है तो दोनों वापस जा सकते हो, हम अभी जंगल के बहुत अंदर नहीं आए हैं, समझ गए? दोनों ने नहीं में गर्दन हिलाई और सम्राट को कसकर पकड़ लिया। वहीं सम्राट की नजर देवेंद्र पर थी, जो नजरें नीचे किए तीर से कुछ बना रहा था। सम्राट बोला, देवेंद्र, क्या बना रहे हो? देवेंद्र ने कहा, पिछली बार मैं जब आया था तो इससे आगे तक गया था, लेकिन मुझे वहां तक कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं निराश लौट आया। इस बार आया हूं तो सोच रहा हूं इस रास्ते से शायद कुछ मिल जाए। यह सुनकर कि देवेंद्र दूसरी बार आया है, तीनों ही हैरान थे। वहीं सम्राट बोला, पहले भी अकेले आए थे? देवेंद्र ने कहा, नहीं, पहले सेवक के साथ आया था, फिर समझ आया कि सेवक को साथ ले जाने का अर्थ है सेवक की मृत्यु, इसलिए इस बार अकेला आया हूं। सम्राट बोला, कुछ भी कहो, लेकिन सूर्यगढ़ का राजकुमार है, बहुत निडर, जो ऐसे जंगल में अकेला आ गया।
देवेंद्र सम्राट की आंखों में देखकर बोला, हाँ, मैं निडर हूं, बहुत निडर, डर नहीं लगता मुझे। और तभी कहीं से घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। देवेंद्र को छोड़कर सबने अपनी तलवार निकाल ली। देवेंद्र ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप नीचे बैठने के लिए कहा। तीनों ही देवेंद्र की बात मानकर चुपचाप नीचे बैठ गए। देवेंद्र बोला, ये घोड़े की टाप की आवाज पूरी रात सुनाई देगी, लेकिन यह कहां से आती है, कहां जाती है, किसी को नहीं पता। इसलिए चुपचाप शांति से बैठे रहो। जितनी भी क्रिया करनी है सुबह सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद करना, क्योंकि यहाँ दिखने वाली हर चीज सत्य नहीं है, लेकिन दिन के समय हम उनसे लड़ सकते हैं, किंतु रात के समय नहीं। इसलिए अपने अपने इष्ट देवता का नाम लेकर इस रात को जैसे तैसे निकाल लो। तीनों ही बिना किसी सवाल के देवेंद्र की बात मान रहे थे। अगली सुबह जब सम्राट की आंख खुली तो उसने अपनी बाजू पर भार महसूस किया। उसने देखा तो देवेंद्र उसकी बाजू पर सिर रखकर सो रहा था। सम्राट ने हल्का सा हाथ लगाया और बोला, देवेंद्र, राजकुमार देवेंद्र, सुबह हो गई है, उठ जाइए। देवेंद्र ने आंख खोली और उसकी नजरें सीधा सम्राट से टकराईं। फिर वह उठकर एक अंगड़ाई तोड़कर बोला, किसी के पास पानी है? अखंड और विराज दोनों ही सो रहे थे। सम्राट ने अपने साथ लाए एक थैले में से थोड़ा सा पानी निकालकर देवेंद्र को दिया। देवेंद्र ने उसमें से सिर्फ एक घूंट पानी पिया। बाकी पानी सम्राट को वापस करते हुए बोला, सभी 1 या 2 ही घूंट पीना, वरना इस जंगल में बिना पानी के मर जाएंगे। इतना कहकर देवेंद्र अपने साथ लाए हुए शस्त्रों को उठाने लगा। वह तीर कमान, तलवार, 2 छोटे छोटे चाकू, एक भाला लेकर आया था। सम्राट ने विराज और अखंड दोनों को जगा दिया। दोनों ही जम्हाई तोड़ते हुए उठ गए। फिर अपनी अपनी तलवार लेकर देवेंद्र के पीछे पीछे चलने लगे और आखिरकार वह लोग एक गुफा के पास पहुंचे। उस बड़ी सी गुफा के बाहर कुछ शेर घूम रहे थे, जैसे उस गुफा की रक्षा कर रहे हों। गुफा के बाहर शेर देखकर अखंड ने धीरे से कहा, सम्राट, हमें लगता है यह शेर की गुफा है। और तभी उस गुफा में से एक आदमी निकला, जिसका चेहरा पूरी तरीके से काले रंग के कपड़ों में ढका हुआ था। उस आदमी को देखकर देवेंद्र ने धीरे से कहा, यही है उसके सेवक। ऐसे ही लोग नगर में जाकर घूमते हैं और राजकुमारियों को एकत्रित करते हैं। उनके पास बस एक राजकुमारी की कमी है। अगर वह राजकुमारी इन्हें मिल जाए तो यह 71 राजकुमारियों की बलि दे देंगे और फिर यह पूरा जंगल उनके नियंत्रण में होगा। और अगर यह जंगल उनके नियंत्रण में हो गया तो धीरे धीरे अपनी सीमा फैलाएंगे और आसपास के जितने भी राज्य हैं उन्हें अपना निवाला बना लेंगे। सम्राट ने हैरानी से देवेंद्र को देखा और बोला, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? देवेंद्र बोला, हमारे राज्य के पुरोहित ने बताया। और वैसे भी मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ तक नहीं आया था। लेकिन आज यह गुफा भी देख ली। हो ना हो वही 70 राजकुमारियां यहाँ इसी गुफा में कैद हैं। अब हमें कुछ भी करके इस गुफा के अंदर जाना होगा। विराज बोला, राजकुमार देवेंद्र, क्या आपको यह इतना आसान लगता है कि इन शेरों के होते हम इस गुफा के भीतर चले जाएं? और आपको क्या लगता है गुफा के भीतर कौन होगा? वह लोग हमारा स्वागत करने के लिए नहीं बैठे होंगे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ेगी वह हमें मार देंगे। देवेंद्र बोला, तो मृत्यु से डरते हो? विराज ने नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा, मृत्यु से डरता नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खुद उठकर मृत्यु के पास चला जाऊं। सम्राट बोला, देवेंद्र, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच विचार कर ही आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। हो सकता है हमारी एक गलती हम सबको मौत के घाट उतार दे। देवेंद्र बोला, हमें जो भी करना होगा जल्द करना होगा, क्योंकि हो ना हो आज उस राक्षस के आदमी एक और राजकुमारी को लेकर आएंगे। क्योंकि मेरी गणना के हिसाब से आज रात ही उन राजकुमारियों की बलि होगी। देवेंद्र ने इतना ही कहा था कि कुछ घुड़सवार उस गुफा के पास आए और सच में उनके साथ एक राजकुमारी थी, लेकिन बेहोश हालत में थी।